नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ के ठाकुरगंज में मारे गए आईएसआईएस के आतंकी सैफुल्लाह के परिवार ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया है। सैफुल्लाह के पिता सरताज का कहना है कि उनके बेटे ने देश विरोधी काम किया है, इसलिए हम उसका शव नहीं लेंगे। सैफुल्लाह कानपुर का रहने वाला था और पिता की डांट के बाद 2.5 महीने पहले घर से भाग गया था। से बता के नहीं गया था, बल्कि हमने उसको जिस दिन यहाँ घर से निकला है, करीब 2.5 महीने पहले की बात है, जब घर से वो निकला है तो हमने उसको पहले बहुत डांटा और 2-4 घंटा भी मारे। उसके बाद बहुत हमने कहा कि तुम मतलब काम वाम नहीं करते हो, हैं, तुम हमारे घर से भाग जाओ। इस तरह से हमने डांट दिया। बस हम चले गए दूसरे दिन ड्यूटी। शाम के जब लौट गया पता चला कि वो चले गए यहाँ से। आखिरी बार कब कुछ बात भैया आपसे कभी उसकी? आखिरी बार बात नहीं हुई, लेकिन सोमवार वाले दिन उसका फ़ोन आया। अभी पिछले सोमवार को फ़ोन आया कि पापा जी ऐसा है कि हमारा जो है वीज़ा हो गया है और हम सऊदीया जा रहे हैं। अब आप उसका लेंगे? नहीं लेंगे। क्या वजह मानते हैं भैया? हम सुबह से यही बताते हैं, सब हम थक गए बहुत, हमारी तबीयत नहीं ठीक है। देखिए, ऐसा है, जो काम देश हित में नहीं किया उसने, इस वजह से हम उससे बहुत नाराज़ हैं और ऐसे हम देशद्रोही की लाश नहीं लेंगे। और अब बात आतंकी के टाइम टेबल की। एक आतंकी, एटीएस के जांबाज कमांडो और 11 घंटे तक एनकाउंटर। हिंदुस्तान में पहली बार आईएसआईएस से मुठभेड़ हुई। 11 घंटे के एनकाउंटर के बाद सैफुल्लाह को मार गिराया गया, लेकिन पुलिस के हाथ इस आतंकी की एक डायरी लगी। इस डायरी में आतंक के कई राज छिपे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह कि आतंकी का एक टाइम टेबल भी मिला। दो पन्नों में दफन आतंक का राज। कैमरे पर आतंकी का टाइम टेबल। दीवार पर चस्पा डायरी के इन 2 पन्नों में सैफुल्लाह की जिंदगी का वो टाइम टेबल है जिसमें आईएसआईएस के इस खूंखार आतंकी की कारस्तानी का एक-एक राज छिपा है। एक आतंकी जिसका नेटवर्क यूपी से सीरिया तक फैला था। एक आतंकी जिसने देश भर में इंडियन रेलवे को दहलाने की साजिश रची थी। वो कैसे एक छोटे से कमरे में कैद होकर अपना मॉड्यूल ऑपरेट कर रहा था, वो कब सोता था, कब जागता था, इन सब की डिटेल डायरी के इन 2 पन्नों में दर्ज है। डायरी के इन 2 पन्नों में अलग अलग रूटीन है। पहले पन्ने में नॉर्मल दिनों का टाइम टेबल है। सैफुल्लाह रोज सुबह 4 बजे जगता था। सबसे पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ता था। इसके बाद फज्र की नमाज यानी सुबह की नमाज पढ़ता था। सुबह की दोनों नमाज पढ़ने के बाद सैफुल्लाह मॉर्निंग वॉक पर निकलता था, यानी सुबह सुबह जब ज्यादातर लोग सो रहे होते थे तब आईएसआईएस का यह आतंकी टहलने निकलता था, एक्सरसाइज करता था। टाइम टेबल के मुताबिक सुबह 8 बजे का वक्त नाश्ते के लिए तय था। सुबह 9 बजे के बाद कुरान पढ़ता था। करीब 1.5 घंटे का वक्त धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में बिताता था। सैफुल्लाह के डेली रूटीन में अपने लिए कोई वक्त फिक्स नहीं था। दिन में 5 टाइम की नमाज और धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के बाद जो भी वक्त मिलता था उसमें अपने साथियों के साथ आतंक की प्लानिंग करता था। सैफुल्लाह के पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन लड़कों के ट्रेनिंग की थी जिन्हें यूपी के अलग अलग हिस्सों में रिक्रूट किया गया था। ये आईएसआईएस के आतंक का वो टाइम टेबल है जो सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक अलग अलग तरीके से आतंकियों को ट्रेनिंग देने के काम में आ रहा था। सैफुल्लाह दरअसल नए रिक्रूट्स को सुबह 4 बजे उठाता और 8:30 बजे तक एक्सरसाइज के साथ साथ उनको एक्सप्लोसिव बनाने की ट्रेनिंग भी दे रहा था। इसी छोटे से कमरे में बैठकर सैफुल्लाह अपने पूरे नेटवर्क से चैटिंग करता था, बम बनाने की ट्रेनिंग देता था, अपने साथियों को लेक्चर देता था। टाइम टेबल के मुताबिक सैफुल्लाह 12:30 बजे दोपहर की नमाज पढ़ता था, फिर खाना खाकर सो जाता था। शाम 4 बजे असर की नमाज पढ़ता था। इसके बाद कुरान और हदीस की धार्मिक पुस्तकों के साथ वक्त गुजारता था। सैफुल्लाह के इस टाइम टेबल में मगरिब यानी शाम की नमाज और ईशा की नमाज का भी जिक्र है। दरअसल आईएसआईएस ने ये टाइम टेबल इसलिए बना रखा था ताकि अगर कोई कमरे में आए तो उसे किसी तरह का शक ना हो और पहली नजर में ये लगे कि वो बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान है। डायरी के दूसरे पन्ने में लेक्चर के लिए भी टाइम फिक्स था। सैफुल्लाह की डायरी से 2 अहम बातों का खुलासा हुआ है।
सबसे बड़ी बात कि वो नए रिक्रूट्स को वीडियो दिखाता, वीडियो भेजता, एन्क्रिप्टेड मैसेज के ज़रिए वो लगातार चैटिंग कर रहा था और यही वजह है कि उसके पास से 2 एंड्रॉयड फ़ोन के साथ साथ जो कम्युनिकेशन की लिस्ट इस समय इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज़ को मिली है वो बेहद चौंकाने वाली है। यही वजह है कि सुबह के लेक्चर के बाद वो उनको एक्सप्लोजिव तैयार करने की ट्रेनिंग देता और फिर आसपास के इलाकों की पूरी रेकी करवाता। सैफुल्लाह ने इस छोटे से कमरे को आईएसआईएस का कंट्रोल रूम बना रखा था, जहां से पूरे नॉर्थ इंडिया के ऑपरेशन पर नजर रखी जाती थी। कमरे के अंदर जो सामान बरामद हुए हैं वो साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि सैफुल्लाह आतंक के रास्ते पर किस हद तक आगे बढ़ चुका था। आतंक का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह आईएसआईएस का सबसे बड़ा किंगपिन और वही इस हेडक्वार्टर के अंदर तैयार कर रहा था आतंक के वो नए लड़के जो कि अलग अलग ठिकानों पर हमला करना चाहते थे। यही वजह थी कि भोपाल के अंदर ट्रेन में आईडी धमाका हुआ। दरअसल भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव बरामद हुआ, उसके साथ साथ पाइप बॉम्ब, स्प्लिंटर और जो एम्यूनेशन बरामद हुआ उससे साफ है कि इसी जगह पर तैयारी की जा रही थी एक बड़ी साजिश की, जो कि यूपी एटीएस ने पूरी तरह से नाकामयाब कर दी। कैमरा पर्सन दिनेश देवांगन के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, लखनऊ। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में 11 घंटे तक एनकाउंटर चला। एटीएस की कोशिश थी कि किसी तरह आतंकी को जिंदा दबोचा जाए, लेकिन सैफुल्लाह सरेंडर के लिए तैयार नहीं था। देखिए इस एनकाउंटर की पूरी रिपोर्ट। चप्पे चप्पे पर पोजीशन लेकर तैनात कमांडो, ड्रिल मशीन से दीवार काटते एटीएस के कमांडो, सबकी चौकस निगाहें उस कमरे की ओर जिसमें 11 घंटे से खूंखार दहशतगर्द ने खुद को कैद कर रखा था। देर रात 2:30 बजे जब पूरा हिंदुस्तान नींद में था, तब कुछ इस अंदाज में लखनऊ के इस मकान में चल रहा था आतंकी से एनकाउंटर। यूपी पुलिस की कोशिश थी कि किसी भी कीमत पर सैफुल्लाह को जिंदा पकड़ा जाए ताकि उससे आईएसआईएस के राज उगलवाए जा सके, लेकिन आईएसआईएस का यह आतंकी किसी भी कीमत पर सरेंडर के लिए तैयार नहीं था। सैफुल्लाह को पकड़ने के लिए कई तरह की प्लानिंग की गई। सबसे पहले मिर्ची बम फेंका गया। कोशिश थी कि धुएं से परेशान होकर सैफुल्लाह कमरे से बाहर आ जाए। फिर गैस कटर के जरिए दीवार तोड़ी गई ताकि अंदर की हलचल देखी जा सके। छत पर से ट्यूब कैमरा डाला गया जिसके जरिए आतंकी की हरकतों को देखा जा सके। सबसे बड़ी बात है कि एटीएस के पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे जिससे दीवार तोड़ी जा सके। आसपास के लोगों ने कटर का इंतजाम किया। एक जगह से दीवार काटी गई, 2 जगह छेद किया गया जिसमें से पुलिस कर्मी अंदर झांक रहे थे। छत पर भी 2 जगह होल किया गया था। इस ऑपरेशन के 12 घंटे की कामयाबी में दरअसल चारों तरफ से कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। पीछे की दीवार जो कि 12 इंच की है उस पर होल किया गया। उसके साथ साथ जो छत की दीवार है उस पर भी 3 होल किए गए। ठीक इसी तरीके से होल करने के बाद यहाँ से लगातार म्यूनिशन फायर किया गया, टीयर स्मोक फायर किया गया और चिली पाउडर नीचे की तरफ फेंका गया, क्योंकि इसके ठीक नीचे वो जगह है जहाँ पर सैफुल्लाह छुपा हुआ था। ये वो एरिया था जिससे लगातार फायर किया गया और फायर करने के साथ साथ यहाँ से जो चिली पाउडर फेंका गया, स्टन ग्रेनेड फेंके गए ताकि वो जल्द से जल्द सरेंडर कर दे, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं माना। एटीएस कमांडो ने पूरी रात इंतजार किया कि शायद आतंकी सरेंडर के लिए तैयार हो जाए। आत्मसमर्पण करने के लिए सैफुल्लाह की काउंसलिंग भी की गई। एटीएस ने सैफुल्लाह के घर वालों की आवाज सुनाई, मौलवी बुलाकर समझाया गया, पड़ोसियों से सरेंडर के लिए अपील करवाया गया। पुलिस ने काबू में करने के लिए केमिकल का भी इस्तेमाल किया, लेकिन सैफुल्लाह के दिमाग में आतंक का जहर इस कदर भरा था कि वो किसी भी कीमत पर सरेंडर के लिए तैयार नहीं था। किस तरह से ये ऑपरेशन चला? ऑपरेशन हम ये रात को 3 बजे पूरा हुआ और जो हम लोग के पास सूचना थी उसके मुताबिक हम लोगों ने इसकी घेराबंदी की। हमने पूरी कोशिश की कि हम सैफुल्लाह को ज़िंदा पकड़ें। हमने केमिकल्स यूज़ किए, नेगोशिएशन किया, इसके घर वालों से बात कराई, पड़ोसियों से बात कराई, मौलाना साहब से बुला के बात कराई, लेकिन कुछ भी नहीं चला और वो बार बार कहता रहा कि मैं लड़ने को तैयार हूँ, मैं शहादत को तैयार हूँ। एटीएस के कमांडो घर के बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन रात 2:30 बजे अचानक कमरे में हलचल शुरू हो गई। सैफुल्लाह अंदर से फायर करने लगा। कमांडो को लगा आतंकी फायरिंग की आड़ में भागने की फिराक में, क्योंकि ट्यूब कैमरे के जरिए साफ साफ दिख रहा था कि आईएसआईएस के आतंकी ने पीठ पर बैग लाद रखा था।
बाहर जगह जगह कमांडो तैनात थे। ऐसे में पुलिस को आशंका थी कि अगर सैफुल्लाह फायरिंग करते हुए बाहर निकलता है तो जवानों को भी गोली लग सकती है। इसी वजह से ऑन द स्पॉट फाइनल असॉल्ट का फैसला हुआ। 3 बजे ऐसा हम लोग को लगा कि वो बार बार उसका फायर की गति बहुत बढ़ गई और हमें लगा कि अब वो दरवाज़ा खोल करके शायद फायर करता हुआ बाहर आए और भागने की कोशिश करे। उसके पीठ पे एक बैग भी हमको दिख रहा था अपने ट्यूब कैमरे के ज़रिए। सो इससे पहले कि ऐसा कुछ करता, हम लोगों ने दरवाज़ा खोला और उसके बाद में हमारे कमांडोज ने, हम लोग ने स्टॉर्म किया और उसने हमारे ऊपर फायर किया, हमने भी फायर किया एंड वी ब्रॉट हिम डाउन। कैमरे के जरिए और दीवारों में हुए छेद से अंदर की तस्वीरें साफ साफ दिख रही थी। अंदर जगह जगह हथियार बिखरे पड़े थे, बम थे। कमरे में दाखिल होने से पहले कमांडो काफी सतर्क थे क्योंकि धमाका होने का भी खतरा था। पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही कमांडो अंदर घुसे। सैफुल्लाह को ठिकाने लगाने के थोड़ी देर बाद शव बाहर निकाला गया, एम्बुलेंस में लाद कर मौके से दूर ले जाया गया और इन्हीं तस्वीरों के साथ 11 घंटे से चल रहा एनकाउंटर पूरी तरह खत्म हो गया।